मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, राजसमंद से आप सभी बीए द्वितीय दिवस के चित्रकला के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। हम जैन चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम पढ़ रहे थे कि लघु चित्र शैली का जो उदय है वह जैन चित्रकला के आसपास से माना जाता है और इसके बारे में लोगों में किस प्रकार के भेद हैं, इसके नामकरण को लेकर किन लोगों ने इनकी बारे में भारतीय जनता को या विदेश को मतलब पूरे संसार को परिचित कराया, उनका नाम हमने पढ़ा अभ्रंश शैली के चित्र किन किन माध्यमों में बने हैं, ताड़पत्र पर बने, कागज़ पर बने या कपड़े पर बने, कौन कौन से हैं, उनके नाम वगैरह क्या हैं, कौन कौन से ग्रंथ मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जैन शैली की विशेषताओं के बारे में। ये चित्र थोड़े अलग हैं। देखने पर यह एक तरह से अनपके हाथों द्वारा बनाए गए चित्र हैं, तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि ये जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इनका प्रयोग किया गया था और उसमें जो अनुयायी थे, साधु संत थे, उन्हीं ने वो चित्रकला में परिपक्व नहीं थे, कलाकार नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए अपने ग्रंथों में इन चित्रों को बनाना शुरू कर दिया। अपने तीर्थंकरों को, अपने ईश्वरों को उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। यहाँ ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देखकर आप काफ़ी हद तक समझ जाएंगे कि किस प्रकार के चित्र हैं। तो एक बार देख लेते हैं। पहले चेहरे से शुरुआत करते हैं कि जो चेहरा है वह एक चश्मी, सवा चश्मी लगता है। एक चश्मी, सवा चश्मी, डेढ़ चश्मी, दो चश्मी क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ पहले कि अगर हमें केवल चेहरे का एक भाग दिखाई दे रहा है, दूसरी आँख नहीं दिखाई दे रही है, दूसरा गाल नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरा कान नहीं दिखाई दे रहा है, केवल एक तरफ का हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो उसे हम एक चश्मी कहते हैं। पर साथ में थोड़ा गाल दिख रहा है, दूसरी आँख थोड़ी दिख रही है, तो उसे हम सवा चश्मी कह रहे हैं। और थोड़े से ज़्यादा दिख रही है तो हम उसे डेढ़ चश्मी कहते हैं। और दोनों आँखें स्पष्ट और दोनों गाल स्पष्ट और दोनों कान दिख रहे हैं तो हम उसे द्विचश्मी मुख कह देते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर चित्र जो हैं वो सवा चश्मे बने हुए हैं, मतलब आँख तो पूरी दिखती है पर कान, गाल, नाक का दूसरा हिस्सा ये पूरी तरह नहीं दिखते, थोड़ा बहुत दिखता है, इसलिए इसे सवा चश्मी चेहरा थोड़ा सा मुड़ा हुआ बनाते हैं। तो नासिका आपको दिख रही होगी कि एकदम पतली दिख रही है, होठ एकदम पतले, अधर एकदम पतले दिख रहे हैं, सुर्ख लाल रंग के बने हुए, चिबुक बहुत छोटी, बहुत बारीक सी बनी हुई है। और आँखें जो हैं, आँखें बहुत ही पैनी सी, ऐसा लगता है जैसे जो परवल का फल आता है, परवल की सब्जी आती है, उसको काट के लगा दी हो, उसी तरह की लग रही है। और आपको जो रेखाएं दिख रही होंगी, काली मोटी दिख रही होंगी। शरीर में एक अकड़ जकड़ सी लगी हुई है, अकड़न जकड़न सी लगी हुई है, जैसे कोई कोमलता नहीं है, एकदम स्ट्रेट, जैसे कि क्या बताएं कि मतलब जकड़ी हुई है। आप कुछ इस तरह से अंदाज़ा लगाएं। पृष्ठभूमि में कैसे रंग लगे हुए हैं, नीला रंग लगा हुआ है, ये फाख्ताई रंग लगा हुआ है, लाल रंग लगा हुआ है, रंग मतलब आप इस चित्र को देखकर काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो अब मानव आकृतियाँ क्या थी, सवा चश्मी चेहरे की थी, नाक अधिक लंबी होती थी, नुकीली होती थी और परले गाल से बाहर निकली होती थी, मतलब गाल से बाहर जा रही है, इस तरह की बनी होती थी। और आँखें भी कुछ नुकीली सी बनी होती थी, पास पास बड़ी बड़ी परवल की फांक जैसी आँख बनी होती थी, कभी कभी तो चेहरे से बाहर भी निकली हुई होती थी। इस प्रकार के चित्र ये बने होते थे। और क्या खास बात होती थी कि चित्रों में रेखीय विकृतता थी। रेखाएं जो थी बहुत ही मोटी थी, काले रंग से बनी होती थी, आकारों में अति भंग्यता थी, मतलब मुड़े हुए तो थे, ज़्यादातर मुड़े हुए होते थे, दो तीन जगहों से आलती पालती मारे बैठे हैं या अलग मुद्रा में, इस तरह के होते थे। कोणीयता ज़्यादा दिखती थी। कोहणी जो होती थी, कोहणी जैसे अजंता की कोहणी याद होगी, मुलायम होती थी, कोमल होती थी, यहाँ बिल्कुल एकदम 90 डिग्री के एंगल जैसी एक कौन सा निकला हुआ बनता था। नासिका भी पतली, छोटी सी ठोड़ी,
कमर भी बहुत पतली, नेत्र भी बहुत विशाल। जैसे कि ये जो आकृति है तो इसमें कमर कितनी पतली है, यह सब। तो ये एक अलग प्रकार पर सुंदर भी थे, ऐसी बात नहीं चित्र सुंदर नहीं थे। जैसे जैसे इस शैली का विकास होता गया, चित्र कलाकार जो थे, अनुयायी जो थे, एक कला में प्रवीण होते गए और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए। तो एक कम सुंदर चित्र ये है, आपको दिख रहा होगा। दूसरा ये है चित्र कि इसमें थोड़ी कोमलता धीरे धीरे आने लग गई है, थोड़ी अकड़न मुद्राओं में जो थी, मुद्राएं बंधी बंधी, वो इसमें थोड़ी कम हो गई थी। पर फिर भी छोटी नासिका, चिबुक वगैरह ये सब इसमें भी दिखाई दे रही है। एक अब यह देखिए, यह सामने एक पूरा चित्र है। चित्र मध्य में बना हुआ है और दोनों तरफ कुछ ना कुछ लेख लिखा हुआ है। तो जो चित्रित ग्रंथ होते थे, धर्म ग्रंथ होते थे, पोथियाँ होती थी, वह छोटे आकार की होती थी। उनका आकार ज़्यादा नहीं होता था, 10x3 का होता था, 10 इंच बाई 3 इंच का होता था। तो उसमें 3 इंच की चौड़ाई होती थी, 10 इंच की लंबाई होती थी। तो उसमें लिखना भी होता था और चित्र भी बनाना होता था। इस कारण से चित्र छोटे बन जाते थे और चित्र के दोनों ओर हाशिए बनाए जाते थे। हाशिए समझ रहे हैं? अब चित्र के दोनों ओर ये गोल गोल आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये खंभे से बने हुए हैं, ये इन्हें हाशिया कहा जाता है। बॉर्डर बनी होती है, पट्टी बनी होती है। जैसे फ़ोटो जो होती है, फ़ोटो का जो फ्रेम होता है उसे हम कह सकते हैं हाशिया, उसे हाशिया कहा जाता है। तो एक तरह से फ़ोटो के चारों ओर फ्रेम किया हुआ बनाया जाता था। अब आगे की रंगों के बारे में पढ़ते हैं, रंग किस प्रकार के हैं। तो जो रंग हैं प्रकृति के बारे में मैंने पहले लिख दिया, तो उसका देख लेते हैं कि प्रकृति का जो आलेखन था वह अलंकारिक रूप में था। उनको जो थे नॉर्मल नहीं बनते थे कि जैसा है वैसा बना दे, स्वाभाविक रूप से बना दे, नहीं। ऐसे लगते थे प्रकृति में पशु पक्षी अगर बनाए तो ऐसा लगता था जैसे मानो खिलौने बना दिए उन्होंने, कोई नकली सा लगता था, नकलीपन लगता था, वास्तविकता नहीं लगती थी। चित्रों में ज़्यादातर गर्म रंगों का प्रयोग किया गया है, लाल नीले रंग का, नीला भी चटक रंग का प्रयोग किया है, पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग किया गया, आपने देखा होगा। और पृष्ठभूमि जो पीछे का भाग होता था वह तो अधिकांशतः लाल रंग से बना होता था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चित्र है लाल रंग से बना हुआ, ये चित्र है इसमें भी लाल रंग, इसमें भी लाल रंग। पृष्ठभूमि मतलब चित्र का जो पीछे का हिस्सा होता था वो ज़्यादातर लाल रंग से बना होता था। और अब एक और ख़ास बात है कि जैन धर्म में लगभग 24 तीर्थंकर हैं। तो लगभग हर तीर्थंकर को, ऐसा नहीं 24 को 24 रंग से नहीं बना सकते, पर सभी लगभग जो उनके बड़े प्रमुख तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकरों के लिए रंगों का फिक्स कर दिया गया कि फ़लाने तीर्थंकर के लिए फ़लाना रंग लगाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर महावीर की आकृति में हमेशा पीला रंग भरा जाएगा। अगर वो पीले रंग की कोई आकृति बैठी हुई है तो वह महावीर होगी। जैसे कि यहाँ देखें तो हम इसे कह सकते हैं कि ये शायद महावीर की आकृति होगी, महावीर तीर्थंकर होंगे। और इन्होंने और क्या किया, पार्श्वनाथ की जो आकृति है उसे नीले रंग से भरा जाएगा, वो नीले रंग की मानी जाएगी। अगर कोई आकृति काले रंग से पुती हुई है तो वह नेमिनाथ जी की आकृति है। अगर किसी आकृति में स्वर्ण रंग भरा गया है, सोने का रंग भरा गया है, तो वह ऋषभनाथ की है। वास्तव में सोने का रंग उस समय चित्रों में भरा जाता था। तो ये इस प्रकार से ये छोटी छोटी विशेषताएं हमें इनमें दिखाई देती हैं। सीमा रेखाएं काली स्याही से बनी आई जाती थी। सीमा रेखाएं समझते हैं ना आप, कि बॉडी का जो आउटलाइन होती है वह जिस पेंसिल जो चलाते हैं, उस पेंसिल चलाई हुई चीज़ को हम बाद में काले रंग से पोत देते हैं तो वह सीमा रेखा कहलाती है। उसमें भी कोणीयता है, लोच का भाव है। लोच का भाव मतलब अभाव है, भाव तो नहीं, लोच का अभाव है, कोमलता नहीं है, इसलिए इसे इस शैली में स्वर्ण रंगों का प्रयोग हुआ। तो स्वर्ण रंग जो चटकीले रंग है, सुंदर रंग है, कीमती रंग है, उन रंगों का प्रयोग हुआ, इसलिए थोड़ी और सुंदर, और भविष्य में बाद में तो धीरे धीरे और सुंदर बनने लग गई। पर मुद्राओं में जो अकड़न थी वह हमेशा बनी रही। तो ये कुछ खास बातें थी हमारे जैन शैली के बारे में। और इस जैन शैली के बारे में जो भी मतांतर हैं वह पहले भी वैसे के वैसे ही थे और आज भी उसी प्रकार से हमारे सामने खड़े हैं। जब भी एग्ज़ाम में आपके सामने आए अपभ्रंश शैली, तो समझ जाइए कि जैन शैली के बारे में ही बात कर रहे हैं। गुजरात शैली का भी तात्पर्य आप इसी से लेंगे, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इसके नाम को लेकर
कि नाम अलग हैं पर काम लगभग एक है। तो यह जैन शैली के जो चित्र हैं इसके बारे में अभी इतना ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला के बारे में, मुग़ल चित्रकला के बारे में। तो हमारे राजस्थान की राजस्थानी कला के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक आप इसी का रिवीजन करते रहें।